जय हिंद, सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपने भाई कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? खनिज। और खनिज की आज अपनी अंतिम क्लास है। चलिए अपन जो है वो खनिज टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम आप सभी साथियों को पता तो है ना अच्छी तरह से। और वो जो पुराना हमने जो पढ़ा इससे पहले, वो आपने रिवीजन तो किया ना बढ़िया तरीके से? बिल्कुल रिवीजन। रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन साथ साथ करते रहना। राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे अपने। क्या पढ़ रहे जी? राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे, ठीक है। और खनिज में आज जो हम पढ़ेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? अभ्रक के बारे में। हीरा पढ़ाया था लास्ट ना। आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? अभ्रक। ठीक है जी। अब अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? अभ्रक। देखो, अभ्रक खनिज की बात करें तो आपको याद रखना है, अभ्रक जो खनिज है यह आग्नेय व कांतरी चट्टानों में देखने को मिलता है। वह कायांतरित चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। हाँ जी सर। तो यहां पाया जाता है, में पाया जाता है। आग्नेय व कांतरी चट्टानों के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? अभ्रक। अब अगर अपन बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक का एक उपनाम देखने को मिलता है। इसे खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा कहते हैं। क्या कहा जाता है? खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा। खनन व्यवसाय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा। खनन व्यवसाय का इसे क्या कहते हैं? बीमार बच्चा। इसके बाद अगर अपने बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक का जो प्रयोग है, यूज जो है, वो विद्युत रोधी ईंट बनाने के अंदर किया जाता है। विद्युत रोधी ईंट बनाने में, ईंट बनाने में होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो किसमें? विद्युत रोधी ईंट बनाने में। और विद्युत रोधी ईंट आपको सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी निर्मित? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। अगर मेरे दोस्त आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए अभ्रक उद्योग कहाँ पर है? अभ्रक उद्योग जो है वो भी कहाँ देखने को मिलता है? भीलवाड़ा में। क्योंकि अभ्रक का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, अभ्रक के जो ज्यादा भंडार आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ देखने को मिलेंगे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी खाने देखने को मिलेगी? इसमें आपको नाम सुनने को मिलेगा, नाथ की नेरी, तुनका, सिंदरिया। ये सारी की सारी खाने जो है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? भीलवाड़ा में। अभ्रक की बात करें तो इसके किस्म, यानी इसके प्रकार देखे जाएं तो आपको दो इसकी किस्म देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? दो। इसमें नंबर 1 पर है जेम। नंबर 1 पर क्या है? जेम किस्म का अभ्रक। और नंबर 2 पर जो है वो अभ्रक है अब्रेसिव। वो कौन सा अभ्रक है? अब्रेसिव अभ्रक। तो नंबर 1 पर आपको मिलेगी जेम किस्म, और नंबर 2 पर जो है वो आपको मिलेगा क्या भाई? अब्रेसिव। और एक प्रकार और याद रखना, सॉरी, हाँ, जेम अब्रेसिव इसका नहीं है, वो आगे अलग आएगा। इसकी किस्म 3 है। में अपन बात करें तो माइक्रो बाइट, रूबी अब्रक। नंबर 1 पर क्या हो गया? माइक्रोबाइट। नंबर 2 पर क्या हो गया? रूबी अब्रक। और एक होता है बायोटाइट। तो इसकी 3 किस्म है, ये याद रखना। ये 3 किस्म किस किस की है? ये है अब्रक की। अब्रक में माइक्रोबाइट की बात करें तो ये सफेद धारियों वाला होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलती है? सफेद धारियां। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो यही मिलता है, सफेद रंग वाला। सर्वाधिक जो राज्य में देखने को मिलता है वो कौन सा अब्रक मिलता है? रूबी अब्रक।
अब आपको बात याद रखना है, अब्रक की बात करें आगे तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और बताता हूँ बात इसकी आपको। अब्रक को 2015 में, कब, 2015 में अप्रधान खनिज में शामिल कर दिया। 2015 में इसे अप्रधान जो खनिज है उसमें शामिल कर दिया। अब्रक की बात करें, अब्रक की बात करें, अभ्रक की बात करें तो अब्रक कहां पर, भीलवाड़ा में। यह आग्नेय व कांतिक चट्टानों में पाया जाता है। खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा कहते हैं। प्रयोग विद्युत रोधी ईंट बनाने में। और भीलवाड़ा के अंदर अब्रक उद्योग देखने को मिलेगा। नाथ की नरी, टुनका, सिंदरिया, यहाँ पर ये प्रमुख भंडार यहाँ देखने को मिलते हैं। किस्म माइक्रोबाइट हो गया, रूबी हो गया और बायोटाइट। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, अब वो कौन सा अब्रक मिलता है, 40% तो यही अब्रक मिलता है। कौन सा, रूबी अब्रक। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए अब अब्रक के बारे में अगर आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं आगे पन्ना के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, पन्ना, पन्नो। लो भाई, पन्नों को पढ़ते हैं, पन्ना। अब अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, पन्ना की। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रहेंगे उपनाम। पन्ना के ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो क्या नाम रहेंगे, उपनाम। पन्ना के उपनाम की अगर बात करें तो पन्ना हरे रंग का होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हरी अग्नि। इसे क्या कहा जाता है, एक तो नाम याद रखना, हरी अग्नि। पन्ना को कहा जाता है क्या, हरी अग्नि। पन्ना को ही कहते हैं मरकत। क्या कहते हैं, मरकत। पन्ना कोई हरी अग्नि कहते हैं, पन्ना कोई मरकत कहते हैं, और पन्ना कोई कहते हैं एमर्ल्ड। क्या कहते हैं, एमर्ल्ड। अब आगे देखो, मरकत की बात करें तो मरकत कहते हैं इसे संस्कृत में। इसे किसे कहते हैं, एक मिनट, बिल्कुल इसे मरकत जो है वो संस्कृत भाषा में कहते हैं। और अगर हम बात करें एमर्ल्ड, तो एमर्ल्ड इसे जो है वो अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एमर्ल्ड। जल्दी से आप याद करो, तीनों के तीनों। हाँ जी। तो देखो, पन्ना के उपनाम देखे तो हरी अग्नि, मरकत संस्कृत में बोलते हैं, एमर्ल्ड जो है वो इसे किस भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में। पन्ना की होती है वो किस्म जो हमने अभी देखी। इसकी किस्म जो होती है वो दो प्रकार का पन्ना होता है। में अपने बात करें, एक पन्ना में आपको नाम सुनने को मिलेगा जेम। एक पन्ना में अपने, सॉरी, पन्ना में जो है खान, यहाँ पर जो है वो खान याद रखनी है अब आपको। यहाँ पर प्रमुख क्या याद रखनी है, प्रमुख खान। अरे तांबड़ा, बार बार इसकी आ रहा है नाम। तांबड़ा की होती है भाई जेम और अब्रेसिव, तांबड़ा की होती है, ठीक है, बार बार नाम आ रहा है। प्रमुख खान की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट खान है काला गुमान। काला गुमान जो खान है वो कहाँ पर, राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। काला गुमान जो खान है वो कहाँ पर है, राजसमंद में। 1943 में, कब भाई, 1943 में पहली बार इसकी खोज हुई थी। इसकी भाई, पन्ना की पहली बार खोज की गई। 1943 में पहली बार जो है वो खोज की गई। इसके अलावा पन्ना और कहाँ देखने को मिलता है, राजसमंद के अलावा पन्ना आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में स्थान को याद कर लेना, गोकुंदा। उदयपुर के अंदर टिक्की और गोकुंदा स्थान है जहां पर सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है आपको, पन्ना। तो पन्ना बिल्कुल सिंपल सा है, हरी अग्नि कहते हैं, मरकत संस्कृत भाषा में बोलते हैं, एमल्ड अंग्रेजी भाषा में। प्रमुख खान काला गुमान कहाँ पर है, राजसमंद में। अगर पूछे पन्ना की पहली खान की खोज कौन सी हुई थी, काला गुमान 1943 में। और ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में, उल्टा पूछा जाता है, काला गुमान का संबंध जो है वो किस खनिज से है, तो याद रखना कौन सी खनिज से है, पन्ना से। इसको फटाफट नोट डाउन करो, अब भी अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे तांबड़ा। अब आ गया, क्या पढ़ेंगे, तांबड़ा को। लो भाई, आजा भाई तांबड़ा। काफी टाइम हो गया, तांबड़ा कहाँ घूम रहा है, मुंह मुंह पे नाम आ रहा है। और ये लो, अब इसको पढ़ा देते हैं, फिर नाम ही नहीं आएगा, है ना। चलो भाई, अब अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तांबड़ा के बारे। त्यों तांबड़ा त्यों टोंक। तांबड़ा की अगर बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं उपनाम। उपनाम, देखो इसके उपनाम में अगर बात करें तो उपनाम देखने को मिलता है गार्नेट।
रक्तमणि मोस्ट इंपोर्टेंट उपनाम आता है प्रश्न इसका, रक्तमणि। तेल खड़ी, फिरोजा। एक तो फिरोजा की कहानी आपा राजस्थान इतिहास में पढ़ा, पढ़ा नहीं? फिरोजा किसकी 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 बेटी थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। किसकी पुत्री थी? अलाउद्दीन खिलजी की। पढ़ते हैं। फिरोजा का प्रेम संबंध जो है वो किससे हो गया था, आपको पता है ना? फिरोजा जो है वो वीरमदेव से प्रेम करने लगी थी, और वीरमदेव को एक दिन जाकर बोलती है कि मैं तेरा हूं इल्लू इल्लू करूं। वीरमदेव के बोले हो कि मैं कौन करूं तो? अरे फिरोजा बोली सोच ले। तो वीरमदेव बोले तू मेरे पीछे क्यों हाथ धोके पड़ रही है, तारा सलमान खान कुआरो बैठे भी करा ले, मैं नहीं करूंगा आपसे। ये गई भागकर, पापा वीरमदेव से मैं प्रेम करती हूँ और मैं तो उससे ही शादी करूंगी, करूंगी तो नहीं, मर जाऊंगी देख लो। अब अलाउद्दीन सिर पकड़ के बैठी है, माँ, इसकी माँ तो खराब थी, ये और खराब निकलेगी। तब बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इस वीरमदेव को कहा, अरे ओए, तलवार चाहिए या हार चाहिए, रात रात को टाइम दूं सोच ले। ये भाई साहब रात को फरार हो गए, जालोर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? जालोर। और जालोर में इसके पिताजी जिनका नाम है कानड़ देव, उनका अच्छा प्रभुत्व था। कानड़ देव चौहान नाम सुना होगा। बताया जाता है कि फिरोजा इसके पीछे पीछे भागकर आ गई थी जालोर में। और अब बीरम देव तो सुते हो, रात न थके हो आरो बेचारो। और जाके बोली कानड़ देव को कि मुझे शादी करनी है। कानड़ देव ऐसे करने लगा। फिर फिरोजा ने कहा ससुरा जी थे तो मजाकी हो, मैं थार सा कौन करनी, थारा बेटा सा करनी है। तब कहते अच्छा अच्छा ऐसे क्या? फिर कानड़ देव वीरम देव से पूछता है, वीरम देव साफ इंकार कर देता है, मना कर देता है। फिर अलाउद्दीन जालोर पर आक्रमण करता है, ऐसे आपने सुना होगा, है ना? चलिए। तो गार्नेट, रक्तमणि, तेलखड़ी, फिरोजा, ये सारे क्या देखने को मिलते हैं इसके उपनाम। तांबड़ा की यदि और आगे बात की जाए तो आपको याद ये बात भी रख लेनी है तांबड़ा में कि इसके दो किस्म होती है। आजा भाई, कई देर होगी देखते हुए। जेम और अब्रेसिव। जेम और अब्रेसिव। जेम और अब्रेसिव जो किस्म है वो किसकी है? तांबड़ा की। जेम जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी किस्म? जेम। और सर्वाधिक ये कहाँ देखने को मिलती है? राजमहल। और राजमहल कहाँ पर है? राजमहल है टोंक में। तो अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तांबे का कहाँ होता है, अगर ये प्रश्न आए सर्वाधिक उत्पादन, तो तांबे का सर्वाधिक जो उत्पादन है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, ट्यों तांबड़ा ट्यों टोंक, ऐसे याद रखना। तांबे का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? टोंक में। कहाँ पर होता है? टोंक में। तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन टोंक की खान, याद रखना, राजमहल। अब तांबे की अगर अपन बात करें तो तांबे में लोहा और एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। किसका भाई? लोहा। लोहा व एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो मिश्रण है, मीनियम का जो मिश्रण है, पाया जाता है। लोहा और एल्यूमिनियम का जो मिश्रण है वो किस में देखने को मिलता है? तो वो आप पढ़ लेना अच्छी तरह से कि वो मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है तांबड़ा में। लोहा और एल्यूमिनियम का मिश्रण तांबड़ा में। तांबड़ा को गार्नेट बोलते हैं, रक्तमणि, सेलखड़ी, फिरोजा। किस्म जेम और अब्रेसिव। राजस्थान में जेम मिलता है और अब्रेसिव भी निकलता है, लेकिन ज्यादा जेम मिलता है। अब्रेसिव भीलवाड़ा राजसमंदी इलाका हो गया, यहाँ निकलता है। सर्वाधिक उत्पादन टोंक में होता है और लोहा एल्यूमिनियम का मिश्रण इसके अंदर देखने को मिलता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन पढ़ेंगे तांबड़ा के बाद जिप्सम। क्या पढ़ेंगे? जिप्सम। बहुत प्यारी खनिज है, इंपॉर्टेंट खनिज है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं मिलता तो भी पढ़नी तो पड़ेगी, क्योंकि मान लो मिल जाए फिर कन्फर्म तो नहीं है ना। चलिए अब अपन बात करेंगे किसकी? जिप्सम की। जिप्सम पढ़ने के लिए कौन कौन साथी जो है वो तैयार बैठा है, जल्दी से बताओ। सारे साथी तैयार हो? चलिए, अब जिप्सम की अगर बात करें तो यह एक उर्वरक खनिज है। यह कैसी खनिज है? उर्वरक। उर्वरक खनिज है, एक तो ये बात याद रखना।
अब सर इसके उपनाम क्या क्या देखने को मिलते हैं? उपनाम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो याद रख लेना, हरसोट, गोंदती, इसका उपनाम क्या क्या देखने को मिलता है? हरसोट, गोंदती, सेलखड़ी, तेलखड़ी, सेलेनाइट, और याद करना खोड़िया। सेलेनाइट वहां लिख दिया गया, यहां पर इसका गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, चलिए। हरसोट, गोंदती, गोंदती, हरसोट, गोंदती, सेलखड़ी, सेलेनाइट और खोड़िया, ये सारे इसके क्या देखने को मिलते हैं अपने को? उपनाम। अब अपन को याद ये रखना है कि इसका जो प्रयोग है जिप्सम का, जिप्सम का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाएगा? देखो, जिप्सम का जो यूज है वो एक तो याद रखना है, जो अपने सेम समस्या देखते हैं, सेम की समस्या के समाधान में भी इसका यूज किया जाता है। सेम समस्या के समाधान में इसका यूज होता है। सेम समस्या क्या होती है? जैसे ये कोई भूमि है और इस भूमि पर कोई चूने की नीचे पहले मान के चले कोई चट्टान थी, तो क्या होता है, जैसे एक ये सामान्य जमीन है, अब क्या है, पानी जो होता है ना, अब सामान्य जमीन पे आएगा तो ये जमीन के बहुत गहराई तक चला जाता है, जिस कारण वो जमीन को उपजाऊ करता है, फिर धीरे धीरे ये पानी यहाँ से आता रहता है और जिस कारण यहाँ अच्छी उपजाऊ रहती है। अब यहाँ पर जो पानी है वो बहुत गहराई तक जा नहीं पाता है, इसलिए पानी जमीन पर ही रहता है, और पानी जब पड़ा रहेगा तो कृषि कैसे होगी? कृषि नहीं हो सकती है। ये सेम समस्या होती है, लेकिन हम जिप्सम का यूज करेंगे तो सेम समस्या को कम कर सकते हैं, एक तो ये बात याद रखना। इसके अलावा अगर आगे बात देखें तो मृदा की क्षारीयता को या लवणता कह दो, लवणता को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिप्सम का। कैसे? अब शुद्ध मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, 1 से 14 स्केल होता है पीएच में, और 7 जो होगा ना वो मिट्टी सबसे उपजाऊ होगी। जैसे दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। 1 से 7 जो पीएच मान होगा वो अम्लीय मिट्टी का, 7 से 14 होगा वो क्षारीय मिट्टी का। अब सुनो मेरी बात, अब सोच के देखो, अगर क्षारीयता बढ़ेगी तो मिट्टी खराब होगी, क्योंकि मिट्टी अच्छी जो है वो यहाँ पर है 7 पे, तो इसकी क्षारीयता को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा अच्छी बनाने के लिए, 14, 13, 12 ऐसे इस प्रकार से कम करना पड़ेगा। और जब ये 7 के आसपास आ जाएगी, 7.5 बन जाएगी, कम होकर 14 से कम होकर इतनी आ जाएगी, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। इसलिए मृदा की क्षारीयता और लवणता को कम करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर अपन पॉइंट पढ़ें तो याद रख लेना कि इसका यूज चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी यूज होता है। पर चिकित्सा क्षेत्र में समझे नहीं कैसे? तो आपने नाम सुना होगा पीओपी का, पीओपी, हाथ पर पट्टो करे नहीं पीओपी को, तो उसमें भी इसका यूज होता है, किसका? जिप्सम का। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बताओ, ये इतनी बात ध्यान में रह जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अपन देखते हैं कि जिप्सम की बात करें आगे तो इसका उत्पादन किस प्रकार से और कहां पर अधिक होता है। जिप्सम की अगर बात करें आगे उत्पादन को लेकर, तो जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बीकानेर। कहां पर? बीकानेर। बीकानेर के बाद आप याद कर लेना जिप्सम के उत्पादन में नागौर को, नागौर के बाद आप याद कर लेना जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद भी अगर याद करना चाहो तो याद कर लेना बाढ़। एक बार मेरे साथ बोलो फिर से, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर के अंदर जो खान देखने को मिलेगी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, जामसर खान जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे ये जैव जामसर जैव जिप्सम के लिए बीकानेर में।
लूनकरण सर, और बलिया। ये स्थान जो है वो किसके लिए फेमस है? बीकानेर में जिप्सम के लिए। नागौर में अगर अपने बात करें तो याद रखना गोठ मांगलोद। मंगोल। गोठ मांगलोद, मंगोला या मंगोल इसे बोलते हैं। गोठ मांगलोद होगी, मंगोल होगी, बदवासी, बदावा। ये सारी खाने जो हैं वो कहाँ की होगी? नागौर की। जैसलमेर में अगर बात करें तो मोहनगढ़ को याद रख लेना। जैसलमेर में अगर अपन बात करें तो मोहनगढ़ को याद रखना। जैसलमेर में किसको याद रखोगे? मोहनगढ़ को। और अगर अपने बाढ़ करें बाड़मेर की तो कवास, कुर्ला और श्योकर। कवास, कुर्ला, दिख रहा है ना सभी को, और श्योकर। एक याद करो मोहनगढ़ के अलावा, वो आप याद कर लेना, नाचना भी। बीकानेर में जामसर, लूणकर सर, बलिया। नागौर में गोठ मांगलोद, मंगोल, बदवासी, बधावा। जैसलमेर में मोहनगढ़ और नाचना। बाड़मेर में कवास और कुर्ला और श्योकर। अब अगर बात करें कवास की, सुनो ध्यान से। कवास के अंदर, बाड़मेर के अंदर है कवास। कवास कहाँ है? बाड़मेर में। तो 2006 की घटना है। यहां पर जिप्सम का जमाव हो गया था। और उस जिप्सम के जमाव के कारण यहां पर क्या आई थी? बाढ़ आई थी। कब आई थी? 2006 में। क्षेत्र था कवास, तो कवास क्षेत्र में 2006 में जिप्सम के जमाव के कारण क्या आई थी? एक आपको भयंकर जो है वो बाढ़ देखने को मिली थी। वो जमाव किसका हुआ था? जिप्सम का। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन पढ़ेंगे घिया पत्थर को इसके। अब जो है वो अपन क्या पढ़ेंगे इसके बाद, उठा लो भाई को, घिया पत्थर को। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस मुलायम पत्थर की। कितना मुलायम होता है ना? कौन सा पत्थर है? घिया पत्थर। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है एग्जाम में लेकर, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। घिया पत्थर बस सीधा याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? उदयपुर में। इसका उपनाम जो है वो क्या है गुरुजी? उपनाम की बात करें तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन। इसे कहा जाता है मुलायम पत्थर। मुलायम पत्थर इतना मुलायम होता है, तो आप देख लो, पाउडर लगाते हो ना आप, टेलकम पाउडर, उसके अंदर जो यूज है वो किसका होता है? घिया पत्थर का। तो इसका जो यूज है वो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा याद रखना टेलकम पाउडर। तो कहने का मतलब ये बनाने के अंदर जो वो यूज किसका होता है? घिया पत्थर का। अच्छा, राजस्थान में एक उद्योग है, ये लिखना नोट लगाकर, इस उद्योग का नाम है सोप स्टोन उद्योग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सोप स्टोन जो उद्योग है वो कहां पर, तो सोप स्टोन उद्योग की यदि हम बात करेंगे तो सोप स्टोन जो उद्योग है वो मिलेगा आपको गलियाकोट में। गलियाकोट। और गलियाकोट जो है वो कहां पर? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे। और यहाँ पर बोहरा संप्रदाय की आपको पीठ जो है वो देखने को मिलती है। तो सोपस्टोन जो उद्योग है वो कहाँ देखने को मिलता है? गलियाकोट। अच्छा सर, ये उदयपुर, उदयपुर के अलावा अगर एक दो याद करो तो राजसमंद वगैरह ये याद कर लेना। इसके आसपास डूंगरपुर वगैरह हो गए ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या भाई? घिया पत्थर। बोलो इतनी बात समझ में आई? ओके। तो घिया पत्थर भी जो है वो हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से। अब जो है वो हम पढ़ेंगे किसको भाई? अब जो है वो हम पढ़ेंगे कोयले को। पढ़ा दें कोयला, या इससे पहले कोई एक आधी खनिज और पढ़ावा? गुरुजी एक आधी और पढ़ा दो, चलो बस देख ही रखो। एक आधी और के धन सब भी पढ़ा दूंगा मैं धीरे धीरे करके। पानी पी लूँ मैं बस।
आगे करें बात। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट खनिज जिसका नाम है रॉक फास्फेट। अब अपन जो नेक्स्ट खनिज पढ़ेंगे उसका नाम क्या है भाई, रॉक फास्फेट। एक ही और पढ़ाता हूँ फिर कोयला पढ़ा दूंगा, ठीक है। रॉक फास्फेट। देखो अगर अपन बात करें रॉक फास्फेट की, तो रॉक फास्फेट में अगर बात करें तो इसका जो यूज किया जाता है ना प्रमुख, वो रासायनिक खाद बनाने में इसका यूज होता है। रासायनिक जो उद्योग होते हैं ना, वहां इसका यूज होता है, में खाद बनाने में। एक खान है जिसका नाम है झामर कोटड़ा, ये प्रश्न याद रख लेना बस। खान का नाम क्या है, झामर कोटड़ा खान। ये कहाँ पर है गुरुजी, झामर कोटड़ा खान जो है वो आपको देखने को मिलेगी उदयपुर में। इससे एक प्रश्न याद कर लेना, झामर कोटड़ा जो खान है, इसे 1999 में सर्वश्रेष्ठ खाद्यान्न, सर्वश्रेष्ठ खान या खाद्यान्न, खाद्यान्न का पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खान का जो पुरस्कार प्राप्त किया है वो रॉक फास्फेट की एक खान है जिसका नाम क्या है, घिया पत्थर। घिया पत्थर की खान है, रॉक फास्फेट की खान है जिसका नाम है झामर कोटड़ा। और याद रख लेना एक बात, रासायनिक खाद बनाने में यूज होता है। धामरकोटडा का जो है खान है उसको खाद्यान्न पुरस्कार 1999 में मिला। इसके अलावा आप याद रखना, मृदा की, मृदा की लवणता को कम करने में इसका भी यूज होता है। लवणता को कम करने में, कम करने में ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये याद रह जाएगी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया अपना क्या भाई, रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट रासायनिक खाद बनाने में प्रयोग होता है। दामर कोटड़ाई खान उदयपुर में है। 1999 सर्वश्रेष्ठ खान खाद्यान्न पुरस्कार दिया गया। मृदा की लवणता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रॉक फास्फेट का। अब आपकी पसंदीदा जो है खनिज उठा लेते हैं, और उस खनिज का नाम है कोयला। कोयला फिल्म देखी है, की फिल्म है बताना। शाहरुख खान, वेरी गुड, फिल्म तो सारे देखो थे। कोयला, हाँ भाई, कोयला। कोयला पढ़े। कोयला की पहली खान 1774 में मिली, रानीगंज के अंदर, भारत में। भारत में कोयले की प्रथम खान, रानीगंज फिल्म भी देखी होगी थी यानी, वो क्या देखो कैसे क्यों ये धस कैसे जाती है या फंस कैसे जाते हैं सुरंग में, वो अपनी चर्चा करेंगे अभी। भारत में कोयले की प्रथम खान 1774 में मिली। कहां पर, रानीगंज। ये प्रश्न आता है, रानीगंज कहां पर है। रानीगंज ये याद रखो, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर। चलो एक प्रश्न और बता दो इसी के साथ साथ हाथ लगते, ये जो कोयला है, इस कोयले का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इतना तो मैं बताता हूँ 1900 में हुआ। कब हुआ लेकिन, तो आपको याद रखना है कोयले का राष्ट्रीयकरण, यहाँ 74 लिखा है, बेहतर याद रखना, लेकिन याद रखना है 1972 में हुआ। इंदिरा गांधी जी के काल में जो है वो कोयले का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री थे। चले ये बात आपको समझ में आई। अब देखो कोयले जो है ना, कोयला, उसकी चार किस्म होती है। किस्म कितनी होती है, चार। अब इसको समझना जरूरी है। और बढ़िया कौन सा होता है, घटिया कौन सा होता है, ये भी समझना जरूरी है, प्रश्न आ जाता है। तो एक तो आपको कोयला मिलेगा, अच्छा मैं बताता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। फिर ये भी देखना भारत में कौन सा मिलता है, राजस्थान में कौन सा मिलता है।
सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जो ना भारत में मिलता ना राजस्थान में, एंथ्रेसाइट। दूसरा जो कोयला होता है वो होता है बिटुमीन, बढ़िया कोयला दूसरा। 3 नंबर पे सबसे बढ़िया कोयला होता है लिग्नाइट, 3 नंबर पे सबसे बढ़िया। सबसे घटिया कोयला जो होता है वो होता है पीट किस्म का कोयला। अब मिलते कैसे हैं ये देखो, ऐसे मानो आप सभी ये भूमि होगी, ठीक? और भूमि के नीचे ये जो भाग है ना, वो भूमि के नीचे वाला भाग होगी। अभी देखो मैं समझाता हूँ कैसे क्या कहानी होती है। कोयला कैसे बनता है पता ना, ये कोई एक साल का प्रोसेस नहीं है, लाखों करोड़ों साल, लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में, कोयले में। पहले जो पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे दबते हैं, और उसके बाद फिर वो लकड़ी जो है वो कोयले के अंदर बदलती है। अब सुनो ध्यान से, पहले तो बात करते हैं, जैसे मान लो कोई पेड़ पौधे थे, लकड़ियां, पेड़ पौधे जो है वो यहाँ टूट फूट कर नीचे यहाँ गिर गए, और मिट्टी के साथ ये नीचे दबते गए, और इतने नीचे हो गए, ऐसे इस प्रकार से नीचे की ओर जाते गए, ठीक है, समय समय के साथ। लेकिन घटना क्या है, मेन बात वो याद रखना आप, ऊपर ऊपर जो कोयला मिलता है ऊपर ऊपर, वो सबसे घटिया होता है, जिसका नाम है पीट। उसके बाद कोयला मिलता है, उसका नाम होता है लिग्नाइट। फिर मिलता है बिटुमिन्स, और सबसे गहरा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। सबसे नीचे जो मिलता है वो एंथ्रेसाइट। अच्छा, अब जैसे ही आप खोदना शुरू करोगे ना, तो जितना गहराई में जाओगे उतना बढ़िया कोयला मिलेगा आपको। ये सबसे अच्छा कोयला जो होता है ना, सबसे बढ़िया कोयला, सर्वोच्च कोयला तो यही माना गया है। ये धुआं भी कम देता है। धुआं भी क्या देता है, कम। विटामिन भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। भारत में सर्वाधिक जो कोयला है वो कौन सा मिलता है, बिटुमिन। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कोयला है वो कौन सा मिलता है, राजस्थान में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो लिग्नाइट। और राजस्थान में जो परियोजनाएं चलाई जाती है ना, चाहे विद्युत वाली परियोजना हो, वो किस पर आधारित होती है, लिग्नाइट पर आधारित होती है। राजस्थान में जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं बिजली वाली, वो किस पर आधारित होती है, लिग्नाइट कोयले पर। परियोजनाएं वो लिग्नाइट पर आधारित होती है। पीट सबसे घटिया किस्म का होता है। अब पता कैसे लगेगा सर ये घटिया किस्म का कोयला है, जो घटिया कोयला होता है वो धुआं अधिक छोड़ता है। धुआं जो है वो क्या छोड़ता है, अधिक। और आपको एक बात बताता हूँ मैं, ये ना इंसान की जान भी ले सकता है। वरना एक बंद कमरे में आप है ना अंगीठी चला दो, और बाहर से बंद कर दो दरवाजा, और वो कमरे के अंदर धुआं इतना हो जाएगा जिससे सांस घुटने से इंसान की मौत हो सकती है। इतना जानलेवा है ये। अच्छा, अब ऊपर ऊपर आपको कोयला मिल गया, वो तो सबसे घटिया है, ऐसे मान लेना। और थोड़ा और नीचे जाओगे तो थोड़ा बढ़िया, फिर और नीचे और बढ़िया, और बढ़िया। अब ये लोग क्या करते हैं, जब ये खान वगैरह खोदते हैं तो ये इस प्रकार से खोदते हैं। आपको पूरी कहानी समझो। क्या हो गया, चलो 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, ये लोग जो है खुदाई करते हैं वो कैसे करते हैं, ये लोग जो है वो खुदाई करते हैं इस प्रकार से, ऐसे। अब यहां पर जाके नीचे इसको खोद देते हैं पूरा, खोद दिया। अब यहां पर कोयला धीरे धीरे, अब ये बता किस भाग में तोड़ मतलब खुदाई करते हैं, ऐसे। पहले तो ये इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे। पहले यहां से कोयला निकालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इस भाग को छोड़ देंगे, है ना। फिर कोयला आगे धीरे धीरे इस प्रकार से निकाल देंगे, तो ये एक लाइन पूरी खाली कर देंगे, कर दी खाली। अब यहाँ ये स्पॉट लगी हुई है बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कोयला खोदना शुरू करते हैं, फिर यहाँ ये स्पॉट रह जाती है, यहाँ पर कोयला खोदना शुरू करते हैं, और यहाँ पर ये मतलब ऐसे भी बनाते हैं भाग, सोचिए, सॉरी, इस प्रकार से, इस प्रकार से खोदते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं। पहले यहाँ से निकाल लिया, फिर यहाँ से इस प्रकार से, फिर यहाँ से, कि ताकि धसे ना, स्पॉट भी लगे रहे जमीन पे। कई बार क्या होता है कि जो मुलायम जगह होती है, अब वहां से हटाते ही उन्होंने, जब वो वहां से कोयला निकाला तो वो खाली जगह होगी, कारण वो धस जाती है। अब यहाँ धस गई सुरंग, अब पीछे जो मजदूर वगैरह थे बेचारे वो फंस जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो फंस जाते हैं लोग। और सबसे घटिया काम अगर पूछे ना,
सबसे घटिया काम वो है मजदूरी का। एक तो पैसा कम, कहते हैं ना गधा मजदूरी, बस ये वैसे ही मान लो। एक तो पैसा कम प्लस इंसान जान पर खेल कर काम कर। अब देखो कोई चिनाई और मिस्त्री है, सारा 4 मंजिल पे वो ईंटें लगा रहा है, अब उसका पैर फिसल गया या उसको चक्कर आ गए, वहां काम हो जाएगा ना, तो है ना। तो कहने की बात है कि ये जो मजदूर होते हैं ना, ये बेचारे थोड़े से रिस्की काम ही है एक तरह से देखा जाए तो, है या नहीं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है? लिग्नाइट। अब लिग्नाइट कोयले की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलता है बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर, फिर बालोतरा और फिर नागौर। देखते हैं कि कोयला सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है राजस्थान में। तो पहले तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि राजस्थान में जो कोयला मिलता है वो कोयला होता है लिग्नाइट किस्म का। कोयले की कौन सी किस्म मिलती है? लिग्नाइट किस्म का कोयला जो है वो देखने को मिलता है। अब लिग्नाइट में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर, तो सबसे ज्यादा मिलता है बीकानेर। बीकानेर के बाद आप याद कर लो बाड़मेर। नवीन जिलों के हिसाब से मैं करा रहा हूँ जी के ये। के बाद आप याद कर लेना बालोतरा, और बालोतरा के बाद आप याद करोगे नागौर। इस बेल्ट के अंदर आपको जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं कोयला। बीकानेर में खलान है पलाना। पलाना की खान जो है उसमें सबसे ज्यादा आपको कोयला देखने को मिलता है। उसके बाद याद रखना बरसिंह सर। बीकानेर में ही दूसरा स्थान आपको याद रखना है, कौन सा? बरसिंह सर। पलाना, पलाना और बरसिंह सर जो है वो कहाँ है? बीकानेर में। याद रख लेना पलाना और बरसिंह सर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर आपको देखने को मिलता है। बाड़मेर की अगर अपने बात करें तो याद रखना गिरल, गिरल, कपूरडी और जालिपा। गिरल, कपूरडी और जालिपा, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो है वो क्या देखने को मिलता है? बाड़मेर में कोयला। अगर बीकानेर की बात करें तो पलाना और बरसिंह हो गया, है ना। और बाड़मेर की अगर बात करें तो याद रखना गिरल है, कपूरडी है और जालिपा। बालोतरा में अगर बात करेंगे तो जोगेश्वर, याद रखना जोगेश्वर और तला, यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा बालोतरा के अंदर सबसे ज्यादा क्या? कोयला। अगर नागौर की बात करें तो याद रखना मेड़ता, माता सुख, मेड़ता, माथा सुख, इस इलाके के अंदर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? अधिक है कोयला, है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन कोयला की बात पढ़ ली, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और नागौर में सबसे ज्यादा होता है। तो ये थी राजस्थान की मेन मेन, जिनकी व्याख्या कर सके अच्छी तरह से वो प्रमुख खनिज है। अब बस कोई जिला याद कर लेना और वो खनिज कहाँ होती है, बस इतना याद कर लेना, इतनी ही बात याद रखनी है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं आगे वो चीज। देखो ये अपना राजस्थान। अब राजस्थान में बात करें तो इधर एक जिला है जिसका नाम है सीकर। क्या नाम है? सीकर। सीकर के अंदर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलती है केलसाइट, एक तो ये याद रखना केलसाइट। और दूसरी खनिज की बात करें तो पाइराइट्स। एक तो केलसाइट देखने को मिलती है, दूसरी खनिज की बात करें पाइराइट्स। इस पाइराइट्स खनिज को झूठों का सोना कहा जाता है। झूठों का सोना। झूठों का सोना किसे कहते हैं? झूठ बोल बोल के बेचा नहीं, तो झूठों का सोना पाइराइट्स। सीकर के अंदर एक क्षेत्र है रोहिल, या रोहिल ही बोल दो। रोहिल जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर यूरेनियम के नवीन भंडार मिले हैं। करंट जीके में प्रश्न पूछे, यूरेनियम के नवीन भंडार कहाँ देखने को मिले हैं? नवीन जो भंडार हैं, वैसे उदयपुर में और भीलवाड़ा के अंदर यूरेनियम ज्यादा होता है, लेकिन नवीन भंडार की बात करें तो आपको याद रखना है सीकर। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है अजमेर।
अजमेर में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं फेल्सपार। फेल्सपार जो खनिज है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलती है? अजमेर में। एक आओ डूंगरपुर में। डूंगरपुर में है फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार जो खनिज है, फ्लोरस्पार जो खनिज है, ये इसे फ्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ देखने को मिलती है? डूंगरपुर। फ्लोराइड। यहां पर जो खान है उसका नाम है मांडो की पाल। मांडो की पाल यहां पर देखने को ज्यादा मिलते हैं। इधर एक जिला आ गया जालोर। इधर जो जिला है उसका नाम क्या है? जालोर। जालोर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है सबसे महंगा पत्थर है। सबसे महंगा पत्थर। सबसे महंगा पत्थर जो है वो कौन सा होता है? ग्रेनाइट। अगर प्रश्न पूछा जाए ग्रेनाइट सिटी, ये जालोर और बाड़मेर के आसपास, इधर बाड़मेर भी लिख सकते हो। ग्रेनाइट सिटी पूछे इसे कहा जाता है, तो ग्रे नाइट सिटी में आप बोलोगे जालोर का नाम। ग्रे नाइट सिटी जो है वो किसे कहते हैं? जालोर। बताइए, ग्रे नाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जालोर को। अब मेरे भाई अपन बात करेंगे जोधपुर जिले की। कौन से जिले की? जोधपुर। अरे जोधपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा इमारती पत्थर। इमारती पत्थर जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? जोधपुर। अब मैं आपको राजस्थान के प्रमुख पत्थर लिखाने जा रहा हूं। राजस्थान के प्रमुख पत्थर लिखाने जा रहा हूं, वहां से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक तरफ तो अपने लिखेंगे पत्थर, और एक तरफ अपने लिखेंगे जिले। एक तरफ अपने लिखेंगे पत्थर और एक तरफ लिखेंगे जिले। अच्छा, इमारती पत्थर तो अपनों ने कहां पढ़ लिया? इमारती पत्थर तो जो है वो अपनों ने पढ़ लिया जोधपुर। इसके बाद याद रखना लाल पत्थर। लाल पत्थर, मेहरूनी पत्थर। लाल पत्थर, मेहरूनी पत्थर, और उसके बाद आप याद करोगे गेरू पत्थर। गेरू के बाद याद कर लेना झर गेरू। हाँ, मेरे साथ बोलो, लाल पत्थर, मेहरूनी पत्थर, गेरू पत्थर, झर गेरू। इसके अलावा आप याद रखोगे पीला पत्थर, काला पत्थर। पत्थर की बात कर रहा हूं मैं, संगमरमर की बात नहीं कर रहा, अंतर होता है ना। उसके बाद आप याद करोगे चूना पत्थर। चूना पत्थर के बाद याद करोगे सलेटी पत्थर। चूना पत्थर के बाद सलेटी पत्थर, और उसके बाद लास्ट याद करना गुलाबी। एक और याद कर लियो, बादामी पत्थर। चलो पहले बादामी पढ़ा देता हूं, जोधपुर। बादामी पत्थर जो है वो राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो कौन से जिले में मिलेगा? जोधपुर। अब अपन बात करते हैं लाल पत्थर की। देखो, लाल पत्थर रेड डायमंड के नाम से जानते हैं धौलपुर को। लाल पत्थर कहाँ मिलेगा? धौलपुर। और इसी धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड। मेरूनी पत्थर जो है वो देखने को मिलेगा आपको करौली में। कहां पर? करौली में। गेरुआ रंग के जो साफे पहनते थे वो चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर पहनते थे? चित्तौड़गढ़ के लोग। और झर गेरू ज्यों झर ज्यों जयपुर। झर गेरू जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? जयपुर में। एक बार मेरे साथ बोलो, लाल पत्थर धौलपुर, मेहरूनी करौली, गेरू चित्तौड़गढ़, झर गेरू जयपुर। पीले पत्थर की बात करें तो पीला पत्थर जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा, देखो येलो सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जैसलमेर को। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे येलो सिटी, येलो सिटी, तो आप बताओगे जैसलमेर। यदि आपसे पूछे पिंक सिटी, यदि आपसे पूछे पिंक सिटी, तो आप क्या बताओगे? जयपुर को, है ना। और जोधपुर जो है वो ब्लू सिटी है। चलो आगे अपन बात करते हैं ब्लू सिटी की। BLUE, ब्लू सिटी की बात करें तो जोधपुर। और व्हाइट सिटी है उदयपुर। व्हाइट सिटी जो है वो उदयपुर। काला पत्थर की बात करें, देखो
काला संगमरमर तो भेसलाना जयपुर, लेकिन काला पत्थर की यदि अपन बात करेंगे तो डूंगरपुर जिला याद कर लेना। कौन सा जिला याद करोगे? डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर जिला। ठीक है। सोना की बात करें तो सोनू। सोनू स्थान जो है वो कहां पर है? जैसलमेर। सोनू तो क्या हमारे पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो बहुत है, तो लिखो फिर सोनू। सोनू कहां पर? जैसलमेर, बिल्कुल। अब अपन बात करें सलेटी। सलेटी पत्थर की यदि बात करें तो सलेटी आल, सलेटी पत्थर भी होता है। आल से याद करो भाई अलवर, आलू याद करो अलवर, और गुलाबी में कर दो भरतपुर। और बच गया कौन सा? बादामी, वो कर ही दिया अपनों ने, जोधपुर। तो बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? आई तो कितनी घनी सारी आई नहीं। जोधपुर में किसो पत्थर है? इमारती। सीकर में केलसाइट और पाइराइट्स। पाइराइट्स को कहा जाता है झूठों का सोना। एक क्षेत्र है सीकर के अंदर रोइल, रोइल क्षेत्र के अंदर करंट जीके में देखें तो यूरेनियम के नवीन भंडार का, यूरेनियम के जो नवीन भंडार की खोज हुई है वो कहाँ हुई है? रोइल क्षेत्र में। अजमेर में बात करें तो फेल्सपार याद रखना, और जालोर में ग्रेनाइट याद रखोगे। सबसे महंगा पत्थर, हाँ जी, क्या सबसे महंगा पत्थर अगर बात करें, सबसे महंगा पत्थर देखें तो सबसे महंगा जो पत्थर है वो कौन सा है? सबसे महंगा पत्थर जो है वो है ग्रेनाइट। सबसे महंगा पत्थर जो है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट सिटी किसी कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। और अब इसके बाद देखो, इतनी बात याद होगी, अब इधर आओ। इमारती पत्थर कहाँ देखने को मिलता है? जोधपुर। अब एक तरफ पत्थर लिख रखे हैं, एक तरफ जिले। पत्थर में देखें लाल, लाल कहाँ है? धौलपुर। मेहरूनी, मेहरूनी की बात करें तो करौली। और उसके बाद अगर अपने बात करें गेरू, गेरू चित्तौड़गढ़। देखो गेरू चित्तौड़, झर झर जयपुर, झर गेरू जयपुर। पीला की बात करें जैसलमेर, काला डूंगरपुर, चूना चूना सोनू, और स्लेटी अलवर, गुलाबी कहाँ हो गया? भरतपुर। इसके बाद बादामी देखें जोधपुर। अभी एक बार सिटी याद करो, मैं भी आपसे पूछूंगा। पिंक सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी। तो ब्लू सिटी, पिंक सिटी, येलो सिटी याद हो गई। पिंक सिटी जयपुर, येलो सिटी जैसलमेर, और ब्लू सिटी की बात करें तो जोधपुर। और व्हाइट सिटी किसे कहते हैं बताओ? जैसलमेर। लास्ट पॉइंट अपना ये रह गया, खनिज टॉपिक कंप्लीट है। उदयपुर की अगर बात करें तो बेराइट। बेराइट उदयपुर में एक भारी पत्थर है जिसका यूज रबर उद्योग में किया जाता है। इस बेराइट का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है? प्रयोग जो है वो रबर उद्योग में। इसके बाद उदयपुर में उसके अलावा आपको देखने को मिलता है एस्वोटेस। एस्वोटेस की अगर बात करें तो ये एक रेशेदार खनिज है, इससे रेशा प्राप्त होता है। गुण, जल्दी आग नहीं पकड़ता, इसमें ये एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। और ये गुण क्या है? गुण जो है, गुण जो है ये जल्दी आग नहीं पकड़ता। और इसका जो यूज है वो जहाज व गाड़ी में किया जाता है। जैसे जहाज के अंदर क्या है, आग लगने की संभावनाएं रहती है, छोटी मोटी बात हो जाए तो ये आग लग जाती है। तो जहाज व गाड़ी के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है। और उदयपुर के अंदर स्थान देखें तो याद रखना ऋषभदेव और खेरवाड़ा। ऋषभदेव और खेरवाड़ा जो है वहां पर एस्वोटेस ज्यादा मिलता है। बाड़मेर की बात करें तो मुल्तानी मिट्टी, बाड़मेर में सबसे ज्यादा मिलती है क्या भाई? मुल्तानी मिट्टी। और उसके बाद देखने को मिलता है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट के लिए गिरलवा हाथी की ढाणी ये खान है, यहाँ पर प्रसिद्ध है, ये स्थान है, यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आपको ये मुल्तानी मिट्टी नॉर्मल लगती हुई, बचपन में आपने खाई होगी या कहीं लगाई होगी। मुल्तानी मिट्टी मतलब लोगों ने व्यापार का धंधा बना लिया बहुत बड़ा। विदेशों में 200-200 रुपए की पाउच बिकते हैं इतने। और अपना अड़र उड़ती हंड है मुल्तानी मिट्टी, 10 रुपए की ढेर दे दिया है कौन दुकानदार हो। तो वो चीज है, दिमाग का खेल है सारा, लोग बेचते हैं। अरे थेपड़ी, उपला जी ने बोला आप बे बेच चला रहे लोग है को नहीं, फ्लिपकार्ट पे आप देखो कितना रेट है उनका। भीलवाड़ा की बात करें, यूरेन अपना तो ये मतलब पड़ोसियों मांगा तो एक गट्टो भर के दे दे। आजकल कौन दे है नहीं गुरु जी, आजकल कौन दे भीलवाड़ा की बात गांव में दे देते हैं। गांव में तो क्यों ब्याह होगा नहीं जी हाँ, तो गांव में दूध इकट्ठा कर देते हैं बिना डेयरी पे जाए। प्लस लस्सी वगैरह के लिए अपने दही लेके आते हैं ना मोल, गांव में 1 क्विंटल दही मतलब लस्सी इकट्ठी कर दिया, पता कौन लागे कठों आई है को नहीं। तो वो चीज है। भीलवाड़ा की बात करें तो यूरेनियम होता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा आपको भीलवाड़ा में मिलेगा। उसके बाद उदयपुर में खान है उमरा, ये प्रश्न याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उमरा जो है वो भीलवाड़ा में, उमरा जो है उदयपुर में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झालावाड़ में सुलेमानी पत्थर, इसे अकीक पत्थर भी कहते हैं, ये अर्ध दुर्लभ खनिज है एक। कैसी खनिज है? अर्ध दुर्लभ जो है वो खनिज है, अर्ध दुर्लभ खनिज है, झालावाड़ के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती है।
सुलेमानी पत्थर आपके समझ में आया क्या भाई? इसके अलावा आपको कोई दिक्कत लग रही है? नहीं लग रही तो बस कंप्लीट हो गया टॉपिक। इतना ही तो था, है ना? बस अब टैब बुला दी हमने इस खनिज टॉपिक की। अब आपको एक काम करना है, इसका अच्छे से बढ़िया से रिवीजन मारना है टिका के, और उसके बाद प्रश्न करके देखना एग्जाम में आए हुए प्लस आ सकते हैं वो। मुझे पूरी उम्मीद है आप फतह हासिल कर लोगे। देखो 100% अपने आप में कोई पूर्ण नहीं होता है, कोई भी। यहाँ तक हमें और हमारे माता पिता जो भी है, सोच के देखो किसी व्यक्ति को कौन निर्णय लेने हो तो गलतियां हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। महात्मा गांधी को आज की जनता गाली निकालती है, बिल्कुल उसकी गलतियां हुई थी कुछ, 100 निर्णय लेने थे उन्होंने, में 2 गलतियां होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गलतियां सभी करते हैं, गलतियां कर कर ही सीखते हैं। बस आप एक बात याद रखना, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, 100 में से 90+ % आप सही कर दोगे, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ओके, खुश रहो, मस्त रहो।